Good morning, dear students. Today I am going to teach you interrogative sentences of active passive voice. Dear students, as you know that there is not much difference between assertive and interrogative sentences. प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं साधारण और प्रश्नवाचक वाक्यों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है. There is a difference only in the सीरीज ऑफ द सेंटेंस. केवल वाक्य की जो संरचना होती है उसमें अंतर होता है. जिस प्रकार असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, ठीक उसी प्रकार जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है. इसलिए लगभग सभी नियम पुराने जैसे ही रहेंगे. सिर्फ अंतर जो रहेगा वह अंतर रहेगा क्रम का अंतर रहेगा, सीरीज का अंतर रहेगा. जिस प्रकार असर्टिव सेंटेंस को हम पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए हम वाक्य को हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ करते हैं. इस प्रकार यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए वाक्य का फॉर्मूला दिया गया है. यदि एक्टिव सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होता है तो उसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब इस वाक्य को हम पैसे बनाते हैं तो वाक्य को पुनः हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस नॉट प्लस एक जुड़ने वाली नई सहायक क्रिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है. यानी कि अगर हम देखते हैं तो केवल अंतर जो है वो प्रारंभ के दो शब्दों में है और सारा परिवर्तन पुराना वाला ही है. अर्थात पैसिव वॉइस में हम एक नई सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में बाय का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में वाक्य के अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, आर यू रीडिंग अ बुक? क्या तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो? इस सेंटेंस में ये सेंटेंस आर से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है. अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा आ बुक. आ बुक के संग हम जैसा कि जानते हैं इस का प्रयोग होगा ना कि आर का, क्योंकि बुक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. इज अ बुक. और कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसा कि हम पहले भी जानते थे हम जुड़ने वाली सहायक क्रिया बीइंग ऐड करते हैं. इज अ बुक बीइंग और रीडिंग की थर्ड फॉर्म रेड बाय यू. इज अ बुक बीइंग रेड बाय यू. तो हमने देखा किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है. यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो निम्न प्रकार से वाक्य को हल करते हैं. क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सॉल्व करते समय क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाता है. When will he learn a poem? इस सेंटेंस को हम देखते हैं. ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है. क्वेश्चन वर्ड यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की भूमिका नहीं निभाता है तो हम आंसर करते समय, पैसे बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को उसी के स्थान पर लिख देते हैं. वैन के प्लेस पर हमने वैन लिखा. फिर हमने देखा कि सेंटेंस हमारा जो बचा हुआ है वो है विल ही लर्न अ पोएम. अब हमारा सब्जेक्ट बनेगा अ पोएम. अ पोएम के संग सहायक क्रिया विल ही रहेगी. फिर हमने यूज किया अ पोएम. सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनाया. ऐड करने वाली सहायक क्रिया हमने ली बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न का प्रयोग कर दिया. When will a poem be learnt? When will he learn a poem? When will a poem be learnt? Learnt by when will a poem be learnt by him? वो एक कविता कब याद करेगा, उसके द्वारा एक कविता कब याद की जाएगी. How can he solve this? इस सेंटेंस में हाउ क्वेश्चन वर्ड है और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की भूमिका में नहीं है, इसलिए हम हाउ लिखेंगे. कैन 12 टेंसों के बाहर की सहायक क्रिया है, इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए कैन ही रहेगा. अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो दिस बनेगा. हाउ कैन दिस. हम ऐड करने वाली सहायक क्रिया 12 टेंसों के बाहर बी. थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय हिम. हाउ कैन दिस बी सॉल्व्ड बाय हिम. नोट, यदि वाक्य सहायक क्रिया डू डज या डिड से प्रारंभ होता है, अर्थात यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट होता है जिसकी सहायक क्रियाएं हैं डू डज या डिड होती हैं, तो नियमानुसार जैसा कि हमने असर्टिव सेंटेंसेस में पढ़ा था, यदि हमारा वाक्य डू डज या डिड या V1 या फर्स्ट फॉर्म में एस और ES या सेकंड फॉर्म से होता है तो हम इन शब्दों के स्थान पर डू डज के स्थान पर इज MR तथा डिड के स्थान पर वॉस या वर का प्रयोग करते हैं.
सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, डज ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करता है। हमारा सब्जेक्ट बनेगा यू और यू के संग हम डच के प्लेस पर एज एम आर में से हम आर का यूज करेंगे, आर यू। थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं हेल्प्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम, आर यू हेल्प बाय हिम। डज ही हेल्प यू, क्या वह तुम्हारी मदद करता है। आर यू हेल्प बाय हिम, क्या उसके द्वारा तुम्हारी मदद की जाती है। डिड द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, क्या अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। डिड के स्थान पर हमको वॉस या वर लाना है। हमारा सब्जेक्ट बनेगा स्टूडेंट, स्टूडेंट एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लाएंगे वर। वर द स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म टॉट बाय द टीचर, क्या छात्रों को अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हल करने में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है सिवाय क्रम के। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, यदि वाक्य हु से प्रारंभ हो तो वाक्य को बाय हुम से प्रारंभ करते हैं। ऐसे वाक्य में हु क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, यदि हाँ कोई सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस हु से प्रारंभ होता है तो इस सेंटेंस को जो डीपली पढ़ते हैं तो हम देते हु विल टीच यू, हु क्वेश्चन वर्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, टीच वर्ब और यू ऑब्जेक्ट। हम देख रहे हैं इस वाक्य में कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में हु जो है वही क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो हु के स्थान पर हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं। फिर हम सहायक क्रिया विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू, बाय हुम विल यू, ऐड करने वाली सहायक क्रिया बी और टॉट। बाय हुम विल यू बी टॉट, हु विल टीच यू, तुमको कौन पढ़ाएगा। बाय हुम विल यू बी टॉट, किसके द्वारा तुमको पढ़ाया जाएगा। हु डिड दिस वर्क, इस कार्य को किसने किया। फिर से हु के स्थान पर बाय हुम, डिड के स्थान पर वॉस या वर, सब्जेक्ट है दिस वर्क जो सिंगुलर है इसलिए वॉस। बाय हुम वॉस दिस वर्क डन, यह कार्य किसके द्वारा किया गया। तो इन सेंटेंसों में हमने लास्ट में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को हम वाक्य के अंत में नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम प्रारंभ में बाय प्लस ऑब्जेक्ट को हम वाक्य के प्रारंभ में लिख देते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य व्हाट से प्रारंभ होता है तो ऐसे वाक्य को निम्न प्रकार से हल करते हैं। ऐसे वाक्य में व्हाट क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। इस रूल को इस प्रकार समझते हैं, यदि कोई वाक्य व्हाट से प्रारंभ होता है तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भूमिका भी अदा करता है। जिस प्रकार व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब इस वाक्य में हम पढ़ते हैं समझते हैं, व्हाट क्वेश्चन वर्ड, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट और रीडिंग आपका है वर्ब। तो हम देख रहे हैं इस वाक्य में कहीं भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में व्हाट को हम वाक्य प्रारंभ में लाएंगे नियमानुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट जो है उसको वाक्य प्रारंभ में शुरू किया जाता है। व्हाट हमेशा सिंगुलर रूप में काम करेगा। व्हाट इज, ऐड करने वाली सहायक क्रिया कंटिन्यूअस टेंस है, बीइंग, थर्ड फॉर्म रेड बाय यू, व्हाट इज बीइंग रेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट हैज ही डन, व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है। व्हाट क्वेश्चन वर्ड, हैज हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट और डन वर्ब, यानी इस वाक्य में भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब व्हाट क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ ऑब्जेक्ट की भूमिका को निभा रहा है। वैसे वाक्य में ऑब्जेक्ट प्रारंभ में आता है इसलिए हमने व्हाट को प्रारंभ में ले लिया। व्हाट को सिंगुलर माना इसलिए हैज, और हैज परफेक्ट टेंस में जुड़ने वाली सहायक क्रिया बीन, थर्ड फॉर्म यहाँ पर पहले से दी गई है चूंकि परफेक्ट टेंस है। व्हाट हैज बीन डन बाय हिम, उसके द्वारा क्या किया गया